गुड मॉर्निंग सभी। पिछले टर्न पे हम लोगों ने टू बॉडी प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। जो टॉपिक लास्ट हम लोगों ने किया था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स का। जो सबसे जरूरी टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट। उसके पहले मानसिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ बातें आप हमसे सुन लीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है बहुत सारे सन्स हैं इस यूनिवर्स में, और उन सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। यानी इस नेचर ने बॉडीज को डिफरेंट डिफरेंट रूप में प्रस्तुत किया है और उनको अपनी एक निश्चित ऑर्बिट में मूव करने के लिए फिक्स किया। इसके अलावा भी आप अच्छे से जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैटर का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट आप मान के चलते हो इस मैटर की, वो एटम होता है। एटम में भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो ऑर्बिट में जो मोशन होती है हम मैथमेटिकली उसको समझें। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो कि जो डायमेंशन है हमारी इस यूनिवर्स की तुलना में बहुत ही इनफाइनाइट के सामने तो हम बहुत जीरो की तरह नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम एटम के तुलना में अपने आप को कंपेयर करते हैं तो बहुत विशाल नज़र आते हैं। यही तो होता है। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो नॉलेज है उस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब पढ़ते हैं, जब उसको समझना चाहते हैं, उनके नियमों को जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन में एक तस्वीर बनाते हैं और फिर हमारे अंदर ये भेद हट जाता है कि हम एटम को स्टडी कर रहे हैं या सोलर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है गिफ्ट करी है नेचर ने, वो है मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो स्टडी में बड़ी हेल्प करता है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उसी के आधार पे तो केपलर ये जान पाए कि ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे तो हम एज एन अप्रोक्सीमेशन आप सर्कुलर मोशन पढ़ते रहे, तो एक हम जनरल इक्वेशन चाहते हैं। हमने तो काफ़ी अपने आप को एडवांस कर रखा है, डिफरेंशियल इंटीग्रल भी सीख चुके हैं। किसी ज़माने में ये सारी कैलकुलस नहीं हुआ करती होंगी, लेकिन आज की डेट में हम लोग मतलब डेवलपमेंट भी हुआ है और हम लोग भी जानने लगे हैं, उसको हमें यूज़ करना आता है। अभी हमने पिछले टर्न पे सेंट्रल फोर्स पढ़ा, तो अब हमने सेंट्रल फोर्स में एक इक्वेशन आई थी हमारे सामने, वो थी mr
माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब इक्वल टू एफ आर। एफ आर आप जानते हो ना, फोर्स है। हमने सेंट्रल फोर्स को डिफाइन किया था एफ इक्वल टू एफ आर आर कैप। यानी अगर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो उसमें लगने वाला फोर्स ये है, एंगुलर मोमेंटम और उसकी रेडियस और मास के टर्म्स में ये एक एक्सप्रेशन आया था, आप ध्यान दीजिए, जो पिछले उसमें 25 इक्वेशन नंबर 25 हम लोगों ने, सॉरी इक्वेशन नंबर 20 जो हमने करी थी पिछले टर्म पर, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इस चैप्टर की इक्वेशन नंबर 20 मान लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, हम इसी इक्वेशन से एक्चुअली अपने आप क्योंकि रिवॉल्व करता है, तो उसकी जो इक्वेशन है ऑर्बिट की, ये सच्चाई है कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, लेकिन मैथमेटिकली जो है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकलेगी, हम इसी बेसिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर आर डबल डॉट लिखा हुआ, ये बेसिकली तो एक्सीलरेशन है। तो आर डॉट, अगर हम ये जानते हैं कि आर डॉट का मतलब क्या होता है, वो डी आर बाई डी टी होता है या नहीं होता। और अगर हम डी आर बाई डी टी को इस तरीके से लिखते हैं, डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, कोई दिक्कत आपको लिखने में? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा, सॉरी डी आर बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को लिख सकते हैं थीटा डॉट, है ना। और दूसरी तरफ एक डेफिनेशन आप देखते हो, जे एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा आई ओमेगा। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है। और ओमेगा को अब हम अपने रोटेशन में डी थीटा बाई डी टी कहते हैं, यही तो कहते हैं, यानी थीटा डॉट कहते हैं। तो यह थीटा डॉट इक्वल टू हो जाएगा जे अपॉन एम आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम लिखने में? इसकी वैल्यू क्या होगी, जे बाई एम आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जे बाई एम आर स्क्वायर, हमने लिख दिया थीटा डॉट की जगह इनटू डी आर बाई डी टी। ये किसी वैल्यू आई, आर डॉट इक्वल टू आया जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। श्रेया तुमको समझ आ गया? अब अगर हम आर डबल डॉट निकालना चाहें तो उसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम डी बाई डी टी करेंगे कि नहीं? एक बार और डिफरेंशिएशन आर डबल डॉट में, ऑफ जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनिपुलेशंस करेंगे, डी बाई डी थीटा जे अपॉन एम आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा इनटू डी थीटा बाई डी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? हमने जो फंडा ऊपर वाले में लगाया था वो इसमें भी लगाया था, ठीक है। तो d बाई डी थीटा जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी। कोई दिक्कत? और फिर ये डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या है? वही थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो दोबारा फिर लिख दीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा दूं, आराम से पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। तो ये हो गया जाके आपका जे अपॉन एम आर स्क्वायर, हमने फिर लिख दिया इसको और पहले लिख दिया, और डी बाई डी थीटा फिर जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब दूसरी चीज देखिए, अब कुछ हम कुछ अलग करना चाहते हैं। लेट
u इक्वल टू 1/r। माने जो 1/r वैसे आप क्या करते थे, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स में 1/r लेते थे, 1/r r टू द पावर n, तो हम 1/r को u ले लें तो इससे क्या हो जाएगा, therefore du by d थीटा क्या निकलेगा, -1/r स्क्वायर dr by dt, यही तो हो जाएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स आती है ना आपको। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये वाला भी मिटा दे रहा हूँ, इसका काम हो चुका है। अब आप आगे और पढ़िए। तो r डबल डॉट जो हम लोग, सॉरी इसको मिटा दिया मैंने, आपके पास तो बुक है, आप कर सकते हो, नीचे वाला स्टेप लिखा हुआ था उसी के आगे हमको पढ़ना है। तो जहां पे ये जैसे 1/r स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम u स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 बार j लिखा तो j स्क्वायर u स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। m भी 2 बार लिखा हुआ है तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है -j स्क्वायर अपॉन j स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर u स्क्वायर, नहीं m स्क्वायर, सॉरी तो हमने r स्क्वायर को 1/r स्क्वायर को u स्क्वायर लिख दिया है। अब ये हुआ d बाई डी थीटा और du बाई डी थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। इसको आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको डिस्कस करूं, क्योंकि पिछले वाला हमने मिटा दिया था। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा -j स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इस स्टेप को लिखने में? ये r डबल डॉट की वैल्यू आई है ना। अब आप देखिए कि जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी, जो मिटा चुका हूं, बेसिक इक्वेशन mr डबल डॉट इक्वल टू -j स्क्वायर अपॉन m r क्यूब इक्वल टू fr, जो बेसिक इक्वेशन हमने शुरुआत में लेके चली थी, जिससे हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। अब इसमें इस r डबल डॉट को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस वाली इक्वेशन में। इसको वहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आप अपने नोट्स में कहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर यही आता है तो? वी नो दैट, जो भी इक्वेशन का आप सीक्वेंस है उसको देते हुए ये हम जानते हैं, ये कह के लिखेंगे। पूरी डेरिवेशन पुराना वाला तो देंगे नहीं अगर सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है तो। आप इस स्टेप, इस इक्वेशन को फिंगर्स में लाना पड़ेगा जिससे आपने स्टार्ट किया है। अब आप देख लीजिए कि ये जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको मिटा सकता हूं। इस इक्वेशन में किसमें? इस वाली इक्वेशन में ये चीज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। r डबल डॉट की वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, -j स्क्वायर। इसको देख लीजिए, इस स्टेप को कोई समझ में ना आए, j स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर माइनस j स्क्वायर तो पहले से था ही, ये 1/r क्यूब लिखा है तो 1/r इक्वल टू u है तो u क्यूब हो जाएगा u क्यूब अपॉन m इक्वल टू fr लिखा है तो fr की जगह पे r को 1/u लिख चुके हैं तो f 1/u। इसी को दूसरे ढंग से हमने लिख दिया है, और j स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m कॉमन निकाल लिया इसमें से भी, j स्क्वायर है इसमें u स्क्वायर भी है तो यहाँ बचेगा सिर्फ d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, अब दोनों ही माइनस है, हमने उसको इधर ले लिया है, प्लस u बचेगा सिर्फ इक्वल टू माइनस को हमने यहाँ लगा दिया 1। ये इक्वेशन जो आई है इसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट, यानी जो भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से ही किए जाएंगे। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट।
प्रोवाइडेड द लॉ ऑफ फोर्स एफ आर इक्वल टू, हमने क्या रखा है 1/u, और F इक्वल टू बेसिकली आप यही पढ़ते हो, माइनस डी अपॉन डी एक्स पढ़ते हो, है ना। नोटेशन हमने बदल लिए हैं, तो हमने लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल जब माइनस देगा u की जगह भी, और r हमने ले लिया है क्योंकि हम ऊपर डायरेक्शन लेके नहीं चल रहे, सीधे r डायरेक्शन, तो माइनस डी यू डेवर v अपॉन डेवर r, और दी पोटेंशियल v इज नोन, जहां पे फोर्स को हम माइनस डेवर v अपॉन डेवर r से दिखाते हैं, या सेंट्रल फोर्स के हिसाब से एफ आर F1/u हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग, ये तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, इसके पहले की मैथमेटिक्स आप पिछले टर्न पर डिस्कस कर चुके हैं, टू बॉडी प्रॉब्लम। माने सन के अराउंड अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, उसको हम टू बॉडी प्रॉब्लम की तरह डील करते हैं। अगर सन का दूसरा प्लैनेट ले लोगे तो सन एंड अदर प्लैनेट मिला के टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसकी रेडियस बदल जाएगी, मास बदल जाएगा, वगैरह वगैरह, यही तो सब कुछ होगा, और एनालिसिस सबकी एक जैसी रहेगी। इसके बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं, जो केपलर्स लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के। अभी तो हमने सेंट्रल फोर्स पढ़ा, क्या पढ़ा, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोग मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, फिजिक्स को ध्यान में रखते हुए, ये हम लोगों ने पढ़ा। जो केपलर साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 नियम दिए थे, जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं। दूसरा जो बीएससी पार्ट 1 में हमने इस साल भी पढ़ाया है, उसका पूरा हमारे पास वो हमने वीडियो बना के पार्ट 1 वाले में डाला है, उसको निकाल के आप देख सकते हो अगर कोई कमजोरी है तो, ठीक है। अब हम लोग सीधे सीधे जिस चीज को पार्ट 1 में नहीं किया था बीएससी पार्ट 1 में, उसको हम लोग करने जा रहे हैं, डिडक्शन ऑफ केपलर्स फर्स्ट लॉ आप जानते हो, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप शुरुआत कर लीजिए, हम लोग सेंट्रल फोर्स कंसीडर करते ही, और जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के हिसाब से एफ आर इक्वल टू -k/r² डिफाइन किया गया है ग्रेविटेशन के अंतर्गत। जो भी गतियां होती हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आप जानते हो, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने जो पिछला हम लोगों ने जो डिफरेंशियल ऑर्बिट निकाली है किसी ऑर्बिट की, उसमें हमने r के बजाय 1/u ले लिया था। तो जब हम इसी लॉ को u के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F1/u इक्वल टू -ku²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में, इन्होंने नंबर नहीं डाला है, हमने सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन वाला लिखोगे, उसके बाद वी कैन यूज दिस बाय टेकिंग 1/r इक्वल टू u, वी कैन राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, नाउ वी कैन राइट एज वी नो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। क्या थी, d2u अपॉन d थीटा² प्लस u इक्वल टू, एक्चुअली उन्होंने जहाँ पे छोड़ा है उसमें एक स्टेप बढ़ा के छोड़िएगा, जो ये लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ था ब्रैकेट के बाहर, उसको हमने राइट हैंड साइड में इसमें यूज कर लिया है मैनिपुलेट करके। तो m अपॉन j² u² यहाँ लिख दिया हमने, और ku² पहले से था, अब विद माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चूंकि हम जानते हैं सिंस fr इक्वल टू -ku² हमने कहाँ लिखाया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। ये तो वो
स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो है ये यू स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो एम के अपॉन जे स्क्वायर ही बचा इक्वल टू 0। अब और ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि लेट ये जो u माइनस एम के अपॉन जी स्क्वायर लिखा हुआ है इसको x एज्यूम कर लिया जाए, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर इक्वल टू x ले लिया जाए। तो क्या होगा, यही इक्वेशन जो है d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका भी इक्वेशन नंबर डाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, इसको बिठाऊं मैं जहां से मैं दोबारा लिख सकूं, ये बिठाए दे रहा हूं, ये इक्वेशन हमारी लिख गई है, यहां तक समझ गए होंगे। अब आप देखिए कि इसका जो सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका सॉल्यूशन यू कैन एज्यूम दिस एज x इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड एज, इसमें उस ढंग से भाषा नहीं लिखी, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन में बी x इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा डैश। कोई दिक्कत, जहां पे a एंड थीटा डैश आर दी कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से ही तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो a वेयर a and theta dash are constants of integration, समझ लीजिए constants of integration। अब ये काम चलेगा नहीं कि इस छोटा सा करके हमने रख के छोड़ दिया था, क्योंकि बेसिक इक्वेशन में जिसमें एंगुलर मोमेंटम जे दिया हुआ है उसको हमें लाके रखना तो पड़ेगा। तो अब आप इसको यूज करिए, है ना। इस इक्वेशन में आप ये जान लीजिए कि सिंस हमने क्या रखा था बीच में, वो तो हेल्प के लिए सिंपल लिखने के लिए हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया था। सिंस x किसके बराबर था, u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर के बराबर, ये तो रखा था, और u इक्वल टू जो है वो 1/r। तो ये जो इक्वेशन नंबर लिखी हुई है ये वाली, इसमें आप लिख सकते हो x इक्वल टू, ये लिखा हुआ x की जगह पे क्या लिख सकते हो, ये n x की जगह पे u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर लिखोगे इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा डैश। कोई प्रॉब्लम लिखने में भाई, ये जो लिखी हुई है सॉल्यूशन के रूप में, बस x की जगह पे हमने ये लिखा, अभी और कुछ नहीं लिखा, कहीं कुछ लिखा। अब दूसरी चीज, हाँ ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी हम लिख देते हैं 1/r। ये जो भी इक्वेशन नंबर बनता है बढ़ता है, और मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ 1/r इक्वल टू ये m के अपॉन जे स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लिख दीजिए प्लस a cos थीटा माइनस थीटा डैश। ये जो भी इक्वेशन नंबर पड़े उसको आप देख लीजिए। माने ये x इक्वल टू a cos थीटा माइनस थीटा डैश को हमने अपनी पुराने जो जिसको सब्स्टिट्यूशन किया था, x हमने लिखा था u माइनस m के अपॉन जे स्क्वायर को हमने लिख दिया, लेकिन साथ साथ u इक्वल टू 1/r था, हमने 1/r को ही u लिया था, तो हमने u को फिर 1/r रख दिया, और फिर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1/r बचा कुचा राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसको हम इस तरह से भी और लिख सकते हैं, इसको मैं यही मिटाता हूँ कि इसमें लेंथ वाइज बहुत कुछ बचा नहीं है, ये भी मिटा देता हूँ ताकि लिखने की और जगह हो जाएगी। इसको इस ढंग से और लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं लोग जे स्क्वायर अपॉन एम के ऊपर ही लिखता हूँ जे स्क्वायर अपॉन एम के बाई आर। कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को आप जे स्क्वायर अपॉन एम के से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड से। अगर स्टेटमेंट ऊपर
इसके बाद लिखना चाहे मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई जे स्क्वायर अपॉन एम के, तो जे स्क्वायर अपॉन एम के से हमने मल्टीप्लाई किया, लिख दिया ऊपर, डिवाइडेड बाई आर था ही। तो अब जब जे स्क्वायर अपॉन एम के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। आप इसमें जे स्क्वायर अपॉन दोनों साइड में करो तो जे स्क्वायर अपॉन एम के से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। पूरी इक्वेशन को इन्होंने नहीं लिखा बट यू कैन राइट, अपनी भाषा खुद बनाओ, मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय जे स्क्वायर अपॉन एम के यू हैव, ठीक है। अब यहाँ भी जे स्क्वायर अपॉन एम के और बचा बचा ए कॉस थीटा माइनस थीटा डैश, ये इक्वेशन आ गई। इसमें इक्वेशन नंबर जो भी डालना सकते हो, डालने के बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा डैश। पर सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया। इस इक्वेशन को इन्होंने 35 डाला है, हमने डाल दिया है ताकि आपको जब खुद पढ़े तो आपको समझ में आए। अब आप देखिए कि ये जहां पे हमने एल किसको लिख दिया है, एल किसको लिख दिया है, एल इक्वल टू है किसकी जगह लिखा, जे स्क्वायर अपॉन एम के की जगह, और दूसरा हमने जो ई लिखा है वो जे स्क्वायर ए अपॉन एम के की जगह, यही तो लिखा है। फिर बाद में ये अपने आप पढ़ लीजिए, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। इट इज टू, ये बहुत आसान है, ये सरल है इसको पहचानना, दैट ई जो हमने लिख दिया है ये निकल के आएगा अंडर 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। आपको समझाने के लिए आप देखिए बुक में एक स्टार डाला हुआ है, नीचे एक लाइन खींची है, ये इक्वेशन 34 को डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके दिखाया है। बट इन योर एग्जामिनेशंस आप डायरेक्टली इसको बोलेंगे, वहाँ सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सुविधा के लिए कि ये ई इसके बराबर निकलेगा ये प्रूव करके इसमें दिखाया है। इसमें आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ई इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ 2 फर्स्ट इंटीग्रल्स ऑफ मोशन। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में इंटीग्रल्स ऑफ मोशन पढ़े थे, उनको यूज़ करके नीचे इन्होंने समझाया है। चाहते तो ये यहीं पे कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें फिजिक्स डिस्कस करनी है मैथमेटिक्स के हेल्प लेके, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, डिफ़िकल्टी हो तो हम आपको समझा देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, वो कर लोगे आप। फिर ये कह रहे हैं thus when a particle is moving and with the help of first integrals of motion, the constant theta dash appearing in the above equation is a constant of integration determined by the initial conditions। क्योंकि थीटा डैश की हम लोगों ने बात छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनसे भी निकल सकता है। Thus when a particle is moving under inverse square law of force, its orbit is represented by equation 35। माने उसकी जो ऑर्बिट है वो इसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाएगी। साफ है। When a particle is moving under central force, यहाँ ये सब बात नहीं हो रही। जब भी कोई सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति करेगा तो जो जनरल इक्वेशन है उसके मोशन की, यही इक्वेशन होगी 30, जहां पे एल की वैल्यू ये होगी और ई की वैल्यू ये होगी, जिसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब ई की वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये क्या है क्या नहीं है। अब हमें पहचानना पड़ेगा ये जनरल इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब भी ये कहीं भी किसी भी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो इस इक्वेशन। अब इन्होंने एक टेबल बनाई है जो मैथमेटिक्स में आप खुद भी पढ़े होंगे कि ई की वैल्यू डिसाइड करती है कि वो क्या है उसका एक्चुअल में वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी हमें पता है उस पार्टिकल की, उस सिस्टम की जो 2 बॉडी प्रॉब्लम है,
टोटल एनर्जी ई, ये बहुत बेसिक है जानना। इसके अलावा जो कॉनिक, आपने कॉनिक्स पढ़ी है बीएससी में, तो जो कॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि किस स्थिति में वो सर्किल बनता है, किस में पैराबोला बनता है, किस में एलिप्स बनता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर ई ग्रेटर देन 1 है, कब होगी? जब टोटल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो। मतलब 0 से ज़्यादा का मतलब प्लस वैल्यू हो टोटल एनर्जी, तो ये क्या बनेगा? हाइपर बनेगा। अगर E इक्वल टू 1 है और टोटल एनर्जी उसकी 0 है, तो वो पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। अगर E लेस देन 1 हो जाए और टोटल एनर्जी लेस देन 0 हो, तो वो एलिप्स बनेगा। E लेस देन 1 का मतलब जानते हैं, सॉरी लेस देन 0 का मतलब जानते हैं? निगेटिव में होना। आप ग्रेविटेशन में आप जानते हो, जैसे अर्थ सरफेस पे ही आप बात करते हो, कैसी होती है? निगेटिव में होती है, जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, तो जहाँ ग्रेविटेशन के अंतर्गत गति है, वहाँ सारे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में बॉडीज मूव करेगी। चाहे सन गैलेक्सी के सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हो, उसकी भी जो ऑर्बिट होगी वो एलिप्टिकल होगी। चाहे सैटेलाइट्स किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हों, वो भी एलिप्टिकल पाथ पे ही कर रहे हों। ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी होता है, वो प्लस है वो माइनस है। अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी सर्कुलर पाथ पे ना होके बल्कि एलिप्टिकल है। आपने बोर मॉडल पढ़ा, उसके बाद समरफील्ड ने यही तो करेक्शन किया। समरफील्ड ने क्या करेक्शन किया? वो सर्कुलर जो है ऑर्बिट्स ना होके एलिप्टिकल होती है। तो अब इसके बाद E इक्वल टू 0 अगर है, हम लोगों ने ये नहीं बताया, देख देखा, टोटल एनर्जी अगर बराबर हो जाए -mk/j स्क्वायर के बराबर, mk²/2j² के बराबर, तो ये सर्किल है। आर यू क्लियर? अब कुछ जो फिजिक्स और भी पीछे थोड़ी सी इन्होंने डिस्कस करी है, लेकिन वो मैं समझाना जरूरी है। Thus the sign of total energy tells us about the nature of the orbit। माने एनर्जी का जो साइन है टोटल एनर्जी का, वो हमें बताता है कि ऑर्बिट कैसी होगी। आपने देख लिया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है या किसी वैल्यू के बराबर है। तो 4 स्थितियां हैं। ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक होगी, इक्वल टू 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, टोटल एनर्जी 0 है तो वो पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है टोटल एनर्जी, जैसा कि ग्रेविटेशन के केस में आप जानते हो, तो वहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं। फिर कह रहे हैं इफ द टोटल एनर्जी इज लेस देन 0 और नेगेटिव, द ऑर्बिट इज एन एलिप्स। ये क्यों लिखा है इन्होंने 0 और लेस देन? 0 में पैराबोला लिखा है, एक तरफ एसेंट्रिसिटी है। एक्चुअली इनका कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशल केस हो जाता है एलिप्स का सर्किल, उस भाव से लिख दिया होगा। दिस इज द एक्चुअली केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फिर इन्होंने ओपनली बोल दिया कि ये जो नेगेटिव वाला मामला है वो प्लैनेटरी मोशन का होता है केस। When a planet is moving around the sun under gravitational force, this is known as Kepler's first law। यानी हम लोग करने क्या जा रहे हैं? डिडक्शन ऑफ Kepler's first law। हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्बिट की, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स और सेंट्रल फोर्स के हिसाब से निकाली थी, उसको यूज़ करके एनालाइज किया। एक्चुअली सबसे पहले निकाल के किसने दिया? केपलर। हम तो सिर्फ उसकी समरी पढ़ते आए हैं पीछे क्लासेस में।
ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में है। तो उन्होंने उसके पीछे क्या उसका डेरिवेशन करके पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्चुअल सिचुएशन समझी। उन्होंने कहा टोटल एनर्जी लेस देन 0 होती है, निगेटिव होती है, एसेंट्रिसिटी भी लेस देन 1 होती है। तो ये तो मैथमेटिक्स की नॉलेज रखने वाला तुरंत जान गया, और एक्चुअल में भी यही होता है। तो फिर वो लॉ फाइनली उन्होंने प्रतिपादित किया, अकॉर्डिंग टू विच एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकाई, हाउएवर द रिजल्ट डज नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। हमने केवल एक सन लिया और उसके अराउंड एक प्लैनेट ले लिया और उसके मोशन को डिस्कस कर डाला। दूसरा जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होगा दूसरी ऑर्बिट में, अब कुछ तो डिस्टेंस पे वो भी है, उनके बीच भी म्यूचुअल फोर्स लग रहा होगा, उसको तो हमने कंसीडर किया ही नहीं। लेकिन जब और आगे एडवांस में तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया कि हमने इसमें उसको कंसीडर नहीं किया, तो उससे और कुछ उसमें करेक्शंस होते हैं जब हम एडवांस में एनालिसिस करते हैं दूसरे प्लैनेट्स के जो प्रेजेंस है उसकी वजह से जो फोर्सेस को जब हम कंसीडर कर लेते हैं तो उसकी एनालिसिस और करनी पड़ती है, क्योंकि इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा प्रभावी सन और प्लैनेट का ही होता है, इसका और इसका, क्योंकि ये बहुत भारी होता है प्लैनेट की तुलना में, दूसरा प्लैनेट भी इसके तुलना में हल्का ही होता है, इसका म्यूचुअल जो फोर्स होता है वो उतना इसके सामने उतना प्रभावी नहीं होता, तो उससे फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बट चूंकि इतने हल्के दूसरे प्लैनेट भी नहीं होते हैं तो उनका हमने अपनी एनालिसिस में लिखा हुआ दी रिजल्ट डज नॉट कंसीडर, यहां पे कंसीडर नहीं किया गया है द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अदर प्लैनेट्स। हम सेकेंड लॉ को बीएससी पार्ट 1 वाले में इंक्लूड जो केपलर्स लॉज वाला है उसमें हम कंसीडर कर चुके हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे थर्ड लॉ, वो छोटा सा है सेकेंड लॉ, डायरेक्शन ऑफ केपलर्स सेकेंड लॉ, हम हमको करने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ हम ऑलरेडी बीएससी पार्ट 1 वाले में कर चुके हैं और बहुत सिंपल सा है, वो अपने आप ही कर सकते हो। थर्ड लॉ, अब सीधे थर्ड लॉ करते हैं। थर्ड लॉ के लिए एक फिगर हम बना रहे हैं, तो बना हुआ है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, और साथ साथ वो मैथमेटिक्स में बहुत डिफिकल्ट है ही, क्योंकि जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई हुई है उसी के आधार पर हमको करना होगा। थोड़ा सा मैं हट के यहाँ पे बनाऊंगा। एक हमने एलिप्स बनाया, इसमें हमने एक प्लैनेट की कोई पोजीशन दिखा दी है P पॉइंट पे, हमने सन को भी इसमें दिखा दिया है, ये S लिख दिया हमने, ये हमने मेजर एक्सिस बना दी, ये माइनर एक्सिस बना दी। मेजर एक्सिस की आधी जो होती है उसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ध्यान से देखिए, और जो इसकी आधी होती है छोटी वाली माइनर एक्सिस, उसकी आधी सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। जब सन यहाँ पे है तो ऑर्बिट से सन तक की जो छोटी वाली डिस्टेंस है उसको हमने R1 शो किया हुआ है, और जो डिस्टेंस है क्योंकि ऑर्बिट तो फिक्स है उसकी, नेचर ने कहा है आपको ऐसे ही इसके आसपास जीवन पर्यंत जब तक ये सिस्टम एग्जिस्ट करेगा आपको इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, ठीक है। तो इसकी ऑर्बिट की जो मिनिमम डिस्टेंस है सन से वो R1 है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो R2 है। फिगर समझ लिया आपने, और तो इसमें कुछ बनाया ही नहीं गया। मोशन ऑफ फिगर कैप्शन में लिखा है मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए प्लैनेट, देखिए बेटा, अराउंड द सन। आपको थर्ड लॉ पता है ना, T² प्रोपोर्शनल टू
डिड्यूस करना है, डिराइव करना है। कैपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसके लिए हमको वही बेसिक इक्वेशन जो है कोनिक वाली, वो सबसे पहले वहीं से शुरुआत की हुई है। द इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट इज गिवन बाय या डिफाइंड बाय 1 + e cos थीटा माइनस थीटा डैश। यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे ये ध्यान रहे कि भैया जो हमने ए लिख दिया है इसको हमें भूलना नहीं है। L = था J² एंड E = 1 + EJ² mk²। यहाँ mk नीचे वाले में mk²। अब देखिए इसमें तो फिगर के साथ साथ आप समझ लिए, व्हेन थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू 0 हो जाए। इस स्थितियों को समझिए, व्हेन थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू अगर 0 हो, कुछ खास स्थितियों को हम लोग देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि cos ये 0 अगर है, cos 0 क्या हो जाता है 1, और cos थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो जो वैल्यू होगी r की वो हो जाएगी r, जो हमने ये डिफाइन किया है वो 0 डिग्री। यहाँ से शुरुआत करेंगे। जब प्लैनेट यहाँ पे है तो 0 डिग्री, और जब यहाँ होगा तो 180 डिग्री पाई पे, ठीक है ना। यही समझाएंगे। r = r1 द मिनिमम when थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू पाई और cos थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ r = r2 मैक्सिमम, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। समझ में आ रहा? जब थीटा माइनस थीटा डैश की वैल्यू 0 होगी, यानी cos थीटा माइनस थीटा डैश इक्वल टू 1 होगा, तो r = r1 माने मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सन। और जब हम पाई डिग्री, जैसे हमने 0 कहा, यहाँ से बढ़े 90 हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो कितना हो गया यहाँ पे जाके पाई, तो cos पाई = -1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या दिख रहा है, ये 180 डिग्री है, और ये फारदेस्ट डिस्टेंस हो गई r = r। तो इनको हम लोग, इनके विशेष नाम भी हैं। ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिगर में ही आप अपने में ड्रॉ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जितना डिस्क्रिप्टिव होगा, फिगर में इन्होंने नहीं लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है एब्सिडल डिस्टेंस। एब्सिडल डिस्टेंस माने हमको ये मिनिमम नहीं लिखना पड़ेगा। ये इसका मतलब ही होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये एब्सिडल डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? एंड r2 सॉरी, दोनों ही एब्सिडल डिस्टेंस हैं, यानी सैटेलाइट की। इनके इससे विशेष नाम है, सॉरी इसके लिए। ये है प्रीहीलियन, जो पहले वाली है उसको कहते हैं प्रीहीलियन। प्रीहीलियन। और ये वाली हो गई एफीलियन। अब आगे ये दिखाई नहीं देगा, एफीलियन, यहीं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आर गिवन बाई, तो ऐसी स्थिति में जो इक्वेशंस हो जाएंगी, L/R = 1 + e होगी R1, और जब हमारी वो हो जाती है L/R2 = 1 - e हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक बार 1 है जब r = R1, और जब -1 है ये वैल्यू तो 1 - e हो जाएगी। तो इनके इक्वेशंस नंबर्स क्या कुछ डाल रखे कि नहीं? इन्होंने 38, 35 हम कर देते हैं 4 और 5, ठीक। आप अपने हिसाब से चलेंगे तो ये हो गई जाके। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम और करके लिख सकते हैं कि R1 = हो जाएगा L/1
इसमें R2 हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो गई, R2 हो गई L/1 माइनस E। ये इक्वेशन है, ठीक है। कुछ सिंपल सी और मैथमेटिक्स लिखिए, इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या? सिंपल सी और है, ये बहुत छोटी छोटी टाइप की कैलकुलेशन है जो 9th 10th लेवल की हैं, कि जो हम सेमी मेजर एक्सेस ए को कहते हैं वो R1 प्लस R2 बाई होगी। देखो इसमें दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए तो मेजर एक्सेस हो गई, उसकी आधी कर दो तो सेमी मेजर एक्सेस हो गई। तो हमारी ए जो होगी वो R1 प्लस R2 बाई 2 होगी, और इसको इसके टर्म्स में अगर निकालोगे तो आप ये लिखोगे L/1 प्लस E प्लस L/1 माइनस E डिवाइडेड बाई 2। जब इनको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा L/1 माइनस E स्क्वायर, 1 माइनस E स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आ जाएगा, A इक्वल टू जो निकल के आएगा, अब L की वैल्यू जो हमको गिवन थी वो मिटा दी है, जो हमने लिखा था बेसिक इक्वेशन उसमें हमने L भी लिखा था और E भी लिखा था, उनकी वैल्यूज अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें L और E की, तो सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू आएगी माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम के, जे स्क्वायर अपॉन एम के इंटू एम के स्क्वायर अपॉन 2E के स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस के बाई 2E के बराबर निकल आएगी, और टोटल एनर्जी E इक्वल टू माइनस के बाई 2A। जो भी इक्वेशन नंबर है मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने ये समझ लिया। अब हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट जान चुके हैं, होता ही है, केपलर के फर्स्ट लॉ से ही हम लोग जान चुके हैं। अब इन केस ऑफ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है ही है, इसको सबको मिटा दो, आपके पास सब कुछ है ही मटेरियल, उसके हिसाब से आप देख सकते हो, फिगर से भी आप प्लैनेट की जो ऑर्बिट है उसको समझ चुके हो। इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस देखने को मिल जाएगा। आप अगर ये कहेंगे, आप in case of an elliptical orbit the total energy depends solely on the major axis। अभी आपने क्या निकाला था, E बराबर माइनस के अपॉन 2E आया था, 2A आया था, A माने मेजर एक्सिस का आधा, 2A माने पूरी की पूरी हो गई मेजर एक्सिस। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेजर एक्सिस पे टोटल एनर्जी, जिसकी जितनी बड़ी मेजर एक्सिस होगी उतनी ही उसकी टोटल एनर्जी आप जान सकते हो। हालांकि निगेटिव में है, एनर्जी किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो इफ T बी द पीरियोडिक टाइम इन विच द पार्टिकल और रेडियस वेक्टर कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन, माने जो हम लोग यहाँ चक्कर लगा रहे थे, तो अगर इसका घूमने का जो टाइम पीरियड है वो T है, अगर जिसमें वो रेडियस वेक्टर जो है एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो एरिया ऑफ ऑर्बिट हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA डॉट, इसको आप टाइम पीरियड में कन्वर्ट करोगे तो 0 to T हो जाएगा, और इसका 1/r² थीटा डॉट कहलाता है। आपने सेकेंड लॉ जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है, केपलर लॉ का, dA बाई dt इक्वल टू j बाई 2m किया है, सेकेंड लॉ केपलर्स। तो dA इक्वल टू यही तो आएगा, और j को आप जानते हो mr² थीटा डॉट होता है, क्या होता है, mr² थीटा डॉट, एम गया तो हाफ, ये j की जगह लिख दिया तो हाफ r² थीटा डॉट, ये dA की वैल्यू होती है, ठीक है। तो dA की वैल्यू ये लिखते हैं इंटू dt, इसी को आप j बाई 2m भी लिख सकते हो,
आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जानते हो? एरिया होता है पाई इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, पाई ए बी होता है। ये भी बात आप अच्छे से जानते हो। तो इससे टी की वैल्यू क्या निकलेगी? ये आपने लिखा a इक्वल टू जे टी बाई 2m, यही तो लिखा आपने, और a को लिख दिया आपने पाई ए बी। इससे टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा? और t इक्वल टू क्या हुआ? 2 पाई ए बी एम अपॉन जे। ठीक है। और एलिप्स की प्रॉपर्टी से आप ये भी जानते हो, इसमें ए भी लिखा, बी भी लिखा। अब बी को हम हटाना चाहते हैं, हम सिर्फ मेजर एक्सिस पर डिपेंड एनर्जी भी करती है, बी की हम बातें ही ना करें, बी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एलिप्स की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि बी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर होता है कि नहीं होता? इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करोगे। अब इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये ई लिख देना काफी नहीं है। ई की वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, वो उसको सॉल्व करने पे ये निकल के आता है, ये निकल के आ जाएगा a का पावर हाफ j अपॉन अंडर रूट m। ये वैल्यू आ जाएगी b की। एक करो, साथ साथ 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने निकाली है। ये j स्क्वायर अपॉन m होता है, m के a। ठीक है। अब फाइनली जो है t की वैल्यू जो निकल के आएगी सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, t इक्वल टू 2 पाई a टू द पावर 3/2 रूट m बाई k। ये आई वैल्यू। अब इसी से आप लिख सकते हो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, अब a क्यूब हो जाएगा m बाई k। अब आप देख लीजिए, मास कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसी से हो गया टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब सेमी मेजर एक्सिस का होल। तो thus the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of semi major axis of the elliptical orbit. This is known as Kepler's third law of planetary motion। कितना आसान है इसको निकालना। हमने कहाँ से शुरू किया था? जो हमने कोनिक वाली इक्वेशन होती है प्लैनेट के लिए, वहाँ से शुरुआत कर दिया। और करने के लिए आप अपना तरीका फॉलो करेंगे कि भाई हमने एलिप्स है तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्थितियों को भी जाने। हमने जीरो और पाई की वैल्यू को भी दिखाया, वो दर्शाया उसमें सेमी मेजर एक्सिस को, क्योंकि हमें उसके टर्म्स में प्रूव करना पड़ेगा। उसमें ए भी जानना पड़ेगा क्या होता है, बी भी जानना पड़ेगा क्या होगा, एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी भी हमें रखना पड़ेगा, डीए भी निकालना पड़ेगा। सेकंड जो केपलर्स लॉ से, उसी के इंटीग्रेशन से आपका ए निकलेगा, उसको हम पाई ए बी के टर्म्स में करेंगे, उसी से टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन आ जाता है, उसी को सॉल्व करते गए और इस तरीके से निकल के आ गया। अब ये थोड़ी सी बात और भी डिस्कस करना चाहते हैं, चाहें तो इसको भी हम डिस्कस कर दें। चूंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि ये प्लैनेट और सन मिलकर एक टू बॉडी प्रॉब्लम बनाते हैं। इनका रिड्यूस्ड मास जो होता है m=m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस कंसेप्ट को भी इसमें डिस्कस किया है, उसको भी फाइनलाइज कर लेते हैं। ये चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है, तब ठीक है। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि देखिए, इसमें हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, आपको बस हिंट करते चले जाते हैं कि इट इज़ टू बी रिमाइंड दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ए टू बॉडी प्रॉब्लम एंड हेंस इन इक्वेशन 45 m टू बी रिप्लेस्ड बाय म्यू। जो हमारी इक्वेशन जो थी t इक्वल टू कौन सी थी? ये वाली
इसमें m को हमें कायदे से रिप्लेस करना चाहिए रिड्यूस्ड मास म्यू से, वेयर m1 में बी टेकन टू बी मास ऑफ द सन, m1 मास होना चाहिए सन का एंड m2 दैट ऑफ प्लैनेट। अब हमें बेसिक इक्वेशन को फिर पकड़ना पड़ेगा। इसमें आप Fr जो लिए थे बेसिक शुरुआत से, जिसमें आपने कहा कि Gm1 m2 अपॉन r² होता है, उसको माइनस के अपॉन r², के की वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है ना इसमें, इस इक्वेशन में के किसकी जगह, Gm1 m2 की जगह पे है या नहीं? तो उसी के हिसाब से इन्होंने एनालिसिस करी है, जिसको आपको हम दिखाई दे रहे हैं। आपने मैं लिख के बता देता हूँ। तो ये इक्वेशन मैं बचा लेता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये बनी रहने देता हूँ, ये हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने मोटे तौर पर डिस्कस कर दिया था। तो k इक्वल टू माइनस Gm1 m2। तो आप देखिए t इक्वल टू जो है हमारा 2 पाई के पावर a 2 पाई a टू दी पावर 3/2 लिखा जाता है। तो हम इसको जब हम रिप्लेस कर देंगे, G m1 प्लस m2 यहाँ पर रह जाएगा कि नहीं, या t² इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर a क्यूब डिवाइडेड बाई G इंटू m1 प्लस m2। सब समझ रहे हैं स्टेप्स के नहीं? इसके बाद ये कह रहे हैं कि thus we obtain a more correct statement of the third law, that is the square of the period of various planets are proportional to the cube of their respective major axis with different proportionality constants। इन्होंने कहा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि m1 प्लस m2 जो है सन का, तो मान लो m1 वही रहा, लेकिन प्लैनेट बदल गया, उसका मास कोई दूसरा हो गया, तो उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, इसलिए कह रहे हैं। तो वही लिख रहे हैं ये, the square of the period of various planets are proportional to the cube of their respective semi-major axis with different proportionality constants, because for each planet proportionality constant is different। if we neglect the mass m2 of a planet compared to the mass of the sun, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम m2 को 0 मान लेते हैं, तब m1 ही रह जाएगा। we obtain the same proportionality constant for all the planets। आप देख रहे होंगे, सिंपली हो जाएगा t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन Gm1 और a क्यूब, है या नहीं?